जुड़ गए हैं बाजार के महारथी एलेक्जर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता। दीपन सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स देश पर। दीपन भाई, क्या आपको भी ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद बाजार अब युद्ध को डिस्काउंट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और क्या बाजार को ऐसा सेंस हो गया है कि युद्ध अब यहां से बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है? एक तो पहले गुड मॉर्निंग। और मैं कोई महारथी नहीं हूँ स्टॉक मार्केट का, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जैसे आपने पूछा, नहीं सर, हमारे तो महारथी हैं आप। मुश्किल प्रश्न पूछ लिया कि मार्केट में क्या लग रहा है, क्या मार्केट टर्न हो गया है, क्या ये युद्ध समाप्त हो गया है, क्या वी आर गेटिंग बैक टू रिकवरी। देखिए, इस क्वेश्चन का तो जवाब प्रेसिडेंट ट्रम्प भी नहीं दे पाएंगे, तो मैं कैसे दे सकता हूँ। ऑल वी कैन डू इज कि हम न्यूज फॉलो कर सकते हैं, और अगर ऑयल के दाम घटते हैं, एनी इंप्रूवमेंट इज देयर ऑन दी जियोपॉलिटिकल फ्रंट, फिर धीरे धीरे मार्केट रिकवर हो सकता है। ये जो हम 3 दिन से रैली देख रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ बाउंस व्हिच हैज कम। ओवरसोल्ड जोन से एक बार थोड़ा बाउंस आ गया, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ गया। जो लोग साइड लाइन में खड़े थे उनका बाइंग भी थोड़ा बहुत आ गया है। वैसे भी आईपीओ मार्केट कंप्लीटली बंद जैसा ही है, कुछ खास नए इश्यूज आ नहीं रहे, तो थोड़ा बहुत पैसा जा रहा है यहाँ पर इन दी सेकेंडरी मार्केट। लेकिन अफसोस से कि अभी मार्केट का बॉटम बन गया है और यहाँ से रिकवरी होगी, यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और मेरे 30 साल के अनुभव में ये कह सकता हूँ कि मार्केट का बॉटम कंफर्म करने के लिए कम से कम 6-8 हफ्ते जाते हैं। सो लेट अस जस्ट वेट एंड वॉच। एक खास सिग्नल मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि अब तक पिछले कुछ महीनों से हमने क्या देखा था, इट वाज ऑलवेज लोअर टॉप लोअर बॉटम। और जब ये सिनेरियो, जब ये सिचुएशन चेंज हो जाता है एंड वी गेट इनटू हायर टॉप हायर बॉटम, तो हम धीरे धीरे कंक्लूसिवली कह सकेंगे कि वर्स्ट इज ओवर और मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है। देखिए, फंडामेंटल्स अभी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर वॉर लंबी चली, 2-3 महीने 4 महीने और लंबी चली और ऑयल के दाम $100 के आसपास रहेंगे, तो फंडामेंटल्स में भी वी कैन सी अ डिटीरियोरेशन। दीपन भाई, मान लीजिए अगर युद्ध खत्म होने का ऐलान हो भी जाता है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि तो ट्रंप ही जानते हैं, लेकिन सर क्या होता है ना कि हमारी मजबूरी होती है, सवाल पूछना पड़ता है, और हमें कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कि जो बड़े हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जिनको अनुभव काफी ज्यादा है, और आपने तो ना जाने कितने युद्ध, कितने ऐसे क्राइसिस बाजार में देखे होंगे, इसके चलते हम पूछते हैं। तो सर ये बताइए कि मान लीजिए अगर युद्ध खत्म हो गया, ट्रंप ने आके कह दिया कि द वॉर इज ओवर, तो क्या बाजार अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे, या फिर अब जो फंडामेंटल्स हैं, जो मैक्रोज हैं, वो थोड़े चरमराएंगे और उसका रिफ्लेक्शन हम Q4 के अर्निंग में भी देखेंगे? देखिए, मार्केट्स जो है आगे की सोचते हैं, आगे की फोरकास्ट करते हैं, और अगर फिर से जो हम रिस्क ऑफ ट्रेड से रिस्क ऑन ट्रेड में चले जाते हैं और ऑयल के दाम घट जाते हैं एंड देयर इज अ सीज फायर, या फिर देयर इज एटलीस्ट सम रिलैक्सेशन ओवर देयर, तो डेफिनेटली मार्केट में रिकवरी आ सकती है। और मार्केट्स विल डिस्काउंट की ठीक है, अब सब ठीक ठाक है, एक ये जियोपॉलिटिकल इवेंट था वो खत्म हो गया है और अब नॉर्मलसी आ सकती है, तो मार्केट स्टार्ट डिस्काउंटिंग की। जब नॉर्मलसी आएगी तब क्या अर्निंग्स होंगे एंड विच सेक्टर्स विल बेनिफिट, तो उस हिसाब से थिंकिंग हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत ही मुश्किल है, और ये भी जो सिचुएशन ऐसा वॉलेटाइल है कि बोल नहीं सकते कि कब ये खत्म होगा, क्योंकि द पीपल हु आर द मेन प्लेयर, यानी कि ईरान है और इजराइल यूएस है, उनका जो नजरिया है अलग अलग है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही डिफिकल्ट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है प्रिडिक्ट करने के लिए, और इसका सीधा सीधा असर इंडिया पर आ रहा है, बिकॉज आवर गैस इज बीइंग अफेक्टेड, आवर ऑयल प्राइस आर बीइंग अफेक्टेड। और जो मिडिल ईस्ट है, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए भी बहुत ही बड़ा बड़ा मार्केट है, काफी सारा रेमिटेंसेस भी वहां से आता है। तो ये जो है वॉर, इट्स नॉट लाइक रशिया अटैकिंग यूक्रेन, इट इज मोर डीपर, हमारे घर पे बहुत पास है, इसलिए थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। और अगर आप बॉटम मिस भी करते हैं, फिर भी अगर स्थिति स्टेबल हो जाती है और मार्केट के दाम शेयर बढ़ भी जाते हैं, यू कैन स्टिल बाय एट अ हायर प्राइस। उस समय भी आपको रिस्क रिटर्न फेवर करेगा, विच इज नॉट फेवरिंग यू जस्ट नाउ। दीपन सर, एक और चीज आपसे हम जानना चाहेंगे। आज देखिए यूएस फेड की पॉलिसी मीट का आउटकम आएगा आज रात को, और खैर उम्मीद करके तो चल रहे हैं कि स्टेटस को रहेगा,
लेकिन कहीं ना कहीं आशंकाएं बढ़ गई हैं कि क्या आगे सेंट्रल बैंकर्स दुनिया भर के क्या वो दरें बढ़ाने पर यहां से विचार करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वॉर ने इन्फ्लेशन को फ्यूल किया है तमाम देशों में। अभी तक तो हम मॉनेटरी ईजिंग वाले फेज में थे, क्या आपको लगता है कि मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ भी रुख हो सकता है सेंट्रल बैंकर्स के चीफ्स का, और क्या आरबीआई आने वाली पॉलिसीज में कहीं दरें बढ़ाने पर विचार कर सकता है? इसकी कितनी आशंका आपको लग रही है सर? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा उसको थोड़ा हम लोग थोड़ा समझते हैं, थोड़ा विस्तार में समझते हैं। तो ये जो फंडामेंटल्स की हम बात कर रहे थे, तो फंडामेंटल्स डिपेंड अपॉन दी इंटरेस्ट रेट एज वेल। इंटरेस्ट रेट का बहुत ही गहरा ताल्लुक है विद प्राइस अर्निंग मल्टीपल। और देखिए जो मार्केट्स रहते हैं ना, दे गो अप एंड डाउन, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेसिस पे दे गो अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ अर्निंग्स। लेकिन जो वॉलेटिलिटी आती है, that is more because of the compression and the expansion of the price earning multiple और P multiple का रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट से है। तो वॉर के चालू होने से पहले क्या हो रहा था कि आरबीआई भी इंटरेस्ट घटाने की सोच रहा था, यूएस फेड भी इंटरेस्ट घटाने की सोच रहा था, इन्फ्लेशन रेट इंडिया में तो काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका था। इसलिए वी वर इन लाइक अ ब्लू स्काई सिनेरियो कि अगर ये वॉर नहीं होती तो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट और भी घटते और उसका बूस्ट मिल जाता है इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को और हमारे स्टॉक मार्केट को भी थ्रू हायर पी मल्टीपल। और जो भी फ्लोज डेट मार्केट में जा रहे थे, दे कैन नाउ गो इनटू द इक्विटी मार्केट एज वेल। तो अब ये सिनेरियो है पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन जरूर से बढ़ेगा। इफ द वॉर एक्सटेंड्स फॉर अनदर 1 month 2 month तो डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन के जो रीडिंग आएंगे वो बढ़ते जाएंगे। और इन्फ्लेशन के रीडिंग अगर बढ़ते हैं तो कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट काटेगी नहीं, दे मे कीप इट स्टेबल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा अनोखा है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट घटाने की वजह से जो फायदा होने वाला था वो फायदा चला जाएगा। इसलिए ये जो है एक आई वुड से इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर आवर मार्केट्स। दीपक सर, आखिर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाजार में इस गिरावट को वैल्यू बाइंग के तौर पर देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चलने की शुरुआत हो गई है बाजार में, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी रीस्टोर होगा। आपके हिसाब से सर प्रायोरिटी सेक्टर कौन से होंगे जिस पर निवेशकों की नजर होनी चाहिए, जहां पर हमने डिसरप्शन ज्यादा देखा है? देखिए ये जो समय है ना, इन्वेस्टर्स को अपनी पोर्टफोलियो की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए एंड दे शुड पोजीशन देमसेल्व्स फॉर लार्ज कैप स्टॉक्स। यानी कि अगर आप पैसा लगाना ही चाहते हैं तो इंडेक्स स्टॉक्स में लगाना चाहिए, स्पेशली बिग कंपनीज। देखिए लार्सन एंड टोब्रो जैसी कंपनी पिटा हुआ है अभी बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू वेस्ट एशिया, लेकिन एक समय आएगा कि वेस्ट एशियन क्राइसिस खत्म हो जाएगी एंड वहां पर और भी बिजनेस उनको मिल सकता है, तो एक ऐसी कंपनी है। दूसरी जो इंडिगो है, आई थिंक द पास्ट ट्रबल्स आर वेल बिहाइंड देम, और अभी तो डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं फ्लाइट्स की वजह से, लेकिन इनका बहुत ही बढ़िया एक्सपेंशन प्लान है, तो ये कंपनी आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। हमारी जो ऑटो कंपनीज है, सभी जो लिस्टेड कंपनीज है, वहां पर भी हमने करेक्शन देखा है। तो वहां पर भी अगर मार्केट स्टेबल हो जाता है, ऑयल के दाम घट जाते हैं, उनकी जो वॉल्यूम अगर बरकरार रहती है, we may see a good recovery over there as well। और कुछ खास एनबीएफसीज है, वहां पर भी हमारा फोकस है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, चोलामंडलम है, एल&टी फाइनेंस है, जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनियां है, तो वहां पर निवेशकों को खास ध्यान देना चाहिए। तो इन सम एंड सब्सटेंस आपको अपनी पोर्टफोलियो की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स है, उनमें भी रैली आ सकती है, लेकिन द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक, यानी कि पहली जो तेजी होगी, पहली जो रिकवरी होगी, दैट विल बी इन लार्ज कैप स्टॉक्स। और खास लास्ट में कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टॉक्स मैंने अभी आपके सामने पेश किए हैं, जो डिस्कशन हुआ है, उन सभी में हमारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है, तो हमारा व्यू थोड़ा बायस हो सकता है एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। हाँ, बढ़िया है सर, आपने कुछ कुछ बढ़िया स्टॉक्स भी बता दिए। और लार्ज कैप में रिकवरी पहले आएगी और उसके बाद आपको कोशिश, लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो की क्वालिटी को इंप्रूव करें। ये तो खैर हमेशा ही होना चाहिए, और वॉर ऐसे सबक दे जाते हैं कि अगर आप बढ़िया स्टॉक्स के साथ रहेंगे तो फिर आपको सेफ्टी नेट मिल जाएगी, गिरावट होती है तो रिकवरी आ जाती है। स्मॉल कैप्स की दिक्कत यह है कि पिटेंगे पहले, रिकवर बाद में होंगे। खैर दीपन भाई, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला सर हमारे लिए, और विस्तार से आपने मार्केट्स को लेकर, अपने सेक्टर्स को और स्टॉक्स को लेकर हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।